नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग अब अपने लैब में जाकर अब कोई केमिकल बनाते हैं और उसे बनाते हुए वो यहाँ पर कहते हैं कि पूरे 6 महीने के बाद अब ये केमिकल बना है और अब वो इसे अब यहाँ पर रोहित के बालों पर अब इस केमिकल को लगा देते हैं और उस केमिकल को लगाने के बाद अब किंग यहाँ पर अब घड़ी की तरफ ही देखते हैं और यहाँ पर एक एक पल किंग के लिए काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा था। तो इधर दूसरी तरफ अब यहाँ पर ब्लैक पैलेस में यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अपने कमरे में बैठे हुए थे और जब वो यहाँ पर अब अपने कमरे में थे तो तभी यहाँ पर अचानक से जार में रखा हुआ एक डायमंड अब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और जैसे ही ये डायमंड ब्लास्ट होता है तो ये देखकर तो मानो यशपाल अग्रवाल को की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यशपाल अग्रवाल ने दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कोई उसके इस केमिकल का भी तोड़ निकाल सकता है। उसे भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके इस डायमंड में ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर हैरानी में बैठने के बाद अब वो यहाँ पर अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अब उसे कंट्रोल करने के बाद अब वो यहाँ पर सामने रखे हुए टेबल के अब सारे ही सामान को अब अपने हाथों से गिराते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, लेकिन इस डायमंड के ब्लास्ट होने के बाद ऐसा जान पड़ रहा था जैसे उनका प्लान पूरी की पूरी तरह से अब फेल हो गया हो। इसलिए अब उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ पर अपने पास रखे हुए सारी ही चीज़ों को अब वहाँ पर नीचे ज़मीन पर पटक कर मारने लगते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें वो यहाँ पर अपने हाथों से गिरा रहे थे उन हर एक चीज़ों के साथ ऐसा लग रहा था वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इधर अब यहाँ पर साथ के साथ जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो यहाँ पर उन चीज़ों को अपने हाथ से गिराते हुए वे एकदम से जोर से चिल्लाते हैं और अब कहते हैं, स्वाति मल्होत्रा और ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो यहाँ पर इस डायमंड में ब्लास्ट हुआ है इसका कारण तुम ही हो, क्योंकि किसी और में इतनी हिम्मत ही नहीं है और ना ही किसी और में इतनी योग्यता है कि वो मेरे इस प्लान को पूरी तरह से बिगाड़ दें। ये काम तुमने ही किया है और अगर तुमने ये काम किया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम बस यहाँ पर हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से वापस आई हो। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अपने रूम से बाहर निकलकर देवराज गुलेरिया को आवाज़ लगाने लगते हैं। अपने रूम से निकलने के बाद अब यशपाल अग्रवाल, देवराज कहाँ हो तुम? देवराज देखो अभी के अभी मेरे सामने आओ। देवराज इधर जैसे वो देवराज को आवाज़ लगा रहे थे तो वो इतनी ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे कि देवराज के कानों में अब उसकी आवाज़ जैसे ही जाती है तो खुद देवराज भी यहाँ पर हैरान हो जाता है और वो अब अपनी हैरानी में ही कहता है, अब इस यशपाल को क्या हो गया है जो वो इस तरह से मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रहा है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसे ऐसे चिल्लाने की नौबत आ गई। सच में मुझे लग रहा है इस पैलेस में कोई शांति से रह ही नहीं सकता। कभी किसी का पारा हाई रहता है तो कभी किसी का, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यशपाल को अब क्या हो गया है। अरे वो तो शांति से अपने कमरे में था। एनीवे मैं जाकर देखता हूँ। और ये कहते हुए अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आते हैं और वो इधर जहाँ से उसे अपने नाम पुकारने की आवाज़ आ रही थी देवराज गुलेरिया अब उसी दिशा में चलने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया और यशपाल अग्रवाल दोनों ही आमने सामने थे, क्योंकि दूसरी तरफ से यशपाल अग्रवाल भी देवराज गुलेरिया के कमरे की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इन्हें देखकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, क्या तुम श्योर हो देवराज कि यह स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त चली गई है? क्योंकि देखो तुमने ही हमें बताया था कि स्वाति की याददाश्त चली गई है। क्या तुम इस बात की पूरी गारंटी लेते हो? अब यशपाल की इस बात पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, गारंटी? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो?
अब इसमें इसमें किस चीज़ की श्योरिटी चाहिए। ये सुनते ही भी यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मैं ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता। तुम मेरे साथ आओ। जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे तो शायद तुम्हें भी एक पल के लिए यही शक होगा जो अभी मेरे दिमाग में आया है। इधर यशपाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया हैरान होते हैं कि आखिर यशपाल उन्हें क्या दिखाना चाहता है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के पीछे पीछे उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और इधर वो जैसे ही उनके रूम में आते हैं तो उनके रूम में जो हाल मचा हुआ था उस हाल को देखने के बाद अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ है ये सब। इस तरह से इन सब चीज़ों को तहस नहस क्यों किया गया है। आखिर क्या बात है जो अपना गुस्सा इन चीज़ों के ऊपर निकाला गया है। अब देवराज की इस बात को सुनकर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, उस स्वाति मल्होत्रा ने मेरे डायमंड केमिकल को तोड़ निकाल दिया है। क्योंकि ये डायमंड केमिकल एक ऐसा केमिकल था जिसका तोड़ किसी के लिए भी निकालना संभव नहीं था। और अगर इसका तोड़ निकाला गया है तो वो जरूर इस स्वाति मल्होत्रा ने ही निकाला है। क्योंकि स्वाति के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो ये काम कर सके। अरे स्वाति मल्होत्रा ही एक ऐसी पहुंची हुई साइंटिस्ट है जो ऐसा हुनर रखती है। अब यहाँ पर उसके ये बात सुनकर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, ये काम स्वाति ने किया है, इस बात की क्या गारंटी है। देखो, मैं नहीं मानता कि ये काम स्वाति ने किया है। अब देवराज की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर यशपाल गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, अच्छा तुम नहीं मानते तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि अभी प्रेजेंट में उसके अलावा ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो ये काम कर सकता है। क्योंकि एक स्वाति मल्होत्रा ही इतनी पहुंची हुई साइंटिस्ट थी। और चलो एक पल के लिए मैं मान लूँ, क्योंकि स्वाति के जैसा एक वो किंग था जो इस केमिकल का तोड़ निकाल सकता था। क्योंकि किंग भी एक बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं, किंग अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो वो इस केमिकल का तोड़ कैसे निकाल सकते हैं। और हाँ, किंग को छोड़कर एक और शख्स है। अब जैसे ही यहाँ पर यशपाल ये सब कहते हैं तो अब देवराज गुलेरिया यशपाल की तरफ देखकर कहते हैं, कौन है वो। अब यहाँ पर देवराज की बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर यशपाल कहते हैं, वो अवंतिका। अरे उसे तो तुम लोगों ने मिलकर ही मारा था। क्योंकि अवंतिका भी एक बहुत ही पहुंची हुई साइंटिस्ट थी। लेकिन ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि तुम सब ने मिलकर उसे कैसे मारा था। यशपाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, यशपाल, ये बात सच है, लेकिन हमने तो उसके ऊपर सामने से वार किया था उसके ऊपर। लेकिन हमने अभी यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने इतना ही कहा था कि ये कहते हुए ही देवराज अब वहीं पर ही खामोश हो जाते हैं। क्योंकि देवराज अच्छी तरह से जानते थे कि यशपाल अभी पहले से ही काफ़ी गुस्से में है। और अगर उसने वैसा कुछ भी कहा, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी भी शो की कि वो जिंदा भी हो सकती है, तो कहीं इसका खामियाजा खुद देवराज को ना भुगतना पड़े। इसलिए वो यहाँ पर अब चुप रहना ही बेटर समझते हैं। तो इधर देवराज गुलेरिया को इस तरह से चुप होता हुआ देखकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, नहीं मैं नहीं मानता। क्योंकि ये काम तो स्वाति मल्होत्रा ने ही किया है। क्योंकि जो दो पॉसिबिलिटी थी वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इसलिए अभी ये जानने के लिए तुम एक काम करो, तुम और यशवंत, तुम दोनों ही गुलेरिया और मल्होत्रा हाउस को परेशान करो। वहाँ पर इन दोनों ही परिवारों में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको परेशान करो। क्योंकि जब इन स्वाति मल्होत्रा करण इन सब की फैमिली को परेशान किया जाएगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और ये जो जरूर सामने आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो चारों के पास तो कोई ऑप्शन ना मिलने के कारण वो सामने आ जाएंगे। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, हाँ इसमें तो कोई भी शक नहीं। और ये काम मेरे लिए ज़्यादा करना मुश्किल भी नहीं है, वो काम तो मैं कर ही दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात बताओ, गुलेरिया हाउस में अभी है ही कौन। क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि गुलेरिया हाउस में तो अब बस कहने के लिए ही गुलेरिया हाउस है। क्योंकि वहाँ पर तो गुलेरिया हाउस का कोई मेंबर अब रह ही नहीं रहा है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस किशोर के बेटे का दिमाग कब से इतना तेज चलने लगा है। क्योंकि ये बात तो हम भी जानते थे कि उसका दिमाग कैसा था।
एनीवे खैर जो भी हो, तुम इधर अपने बेटे को कहो कि वो अपने इंडिया में रहने वाले लोगों के से बात करे, क्योंकि तुम्हारे बेटे के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं। और अगर वो अपने लोगों से कहेगा तो इसमें हमें भी एक बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है, और उसके बाद ही इस मैटर को हैंडल किया जाएगा। अब देवराज की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, यशवंत मल्होत्रा की मदद से अब उस स्वाति मल्होत्रा को बाहर लेकर आओ, क्योंकि अब चाहे उस स्वाति की याददाश्त गई है या नहीं, अब उस स्वाति का बाहर आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो मेरी इतनी मुश्किलों के साथ बनाए हुए प्लान को इस तरह से ख़राब कर दें, क्योंकि उन्होंने मेरे वो मेरे मकसद के बीच में आई हैं, और मुझे ऐसे लोग जो मेरे मकसद के बीच में आते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उसका खामियाजा तो अब उसे भुगतना ही पड़ेगा। और हाँ, मुझे बस अब हर हाल में वो स्वाति मल्होत्रा यहाँ मेरे पैलेस में चाहिए। ज़रा मैं भी तो देखूँ कि वो सच में एक्टिंग कर रही है या नहीं, क्योंकि इस डायमंड ब्लास्ट के बाद मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि ये काम उसी का ही है, और जिससे मैं ये साफ साफ अंदाज़ा भी लगा पा रहा हूँ कि उसकी याददाश्त नहीं गई है। एनीवे जब वो मेरे सामने आएगी तो इस बात का भी मैं पता लगा ही लूँगा। और ये कहते इधर यहाँ पर यशपाल ने ये कहा था, तो ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, मैं पिछले 5-6 महीने से भूखे शेर की तरह उन सभी को ही ढूंढ रहा हूँ। स्वाति को सिर्फ स्वाति को ही नहीं, बल्कि राजीव, अंजलि और करण, इन तीनों को भी मैं स्वाति के साथ ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यही है ना कि वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। अगर वो मिल जाते तो अब का कब का मैं उन्हें तुम्हारे सामने पेश कर देता। देवराज की इस बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम कंटिन्यू कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम उन तक पहुँच नहीं पाए हो। मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ, लेकिन हाँ, तब तक तुम एक काम करो, जब तक मैं इन लोगों के बारे में कोई प्लान बनाता हूँ तब तक तुम उस फ्लावर आइलैंड की तैयारी करो। और हाँ देखो, हमें हर हाल में उस फ्लावर को लेना है। याद रहे कि जब तक सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं, हम सभी के पास अगर सनसेट हो गया ना, तो वो फूल हमारे किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि इन 12 घंटों में ही हमें अपने काम को अंजाम देना है। इधर ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, वो बात तो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि ये फूल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन यशपाल, ये भी तो देखो ना कि उस आइलैंड में जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो आइलैंड आपको तो वो पता ही है ना कि वहाँ पर महारानी के वो पालतू पक्षी उस फूल को प्रोटेक्ट करेंगे, जो वो हमेशा से करते आए हैं। क्या तुमने उनके बारे में कुछ सोचा है कि हम उन्हें कैसे काबू में कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वहां पर जाएंगे तो वो पालतू पक्षी वो फिर से हमारे ऊपर हमला कर देंगे। देवराज की इस बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, हाँ, प्रोटेक्ट, कैसा प्रोटेक्ट? अरे प्रोटेक्ट तो वो सभी रानी अवंतिका को भी तो कर ही रहे थे ना, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से याद तो होगा ना कि उनका क्या हाल हुआ था। बस फिर से हमें वही सब करना होगा। अगर तुम भूल गए हो तो तुम उस बात को अच्छी तरह से याद करो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है। यशपाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, मैं यहाँ ठीक है, मैं यशवंत के साथ है अब उस फ्लावर आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ। मैं तैयारी करता हूँ, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ अब 24 घंटे ही हैं। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम दोनों आगे होकर जाओ, तुम सभी के पीछे पीछे हम रहेंगे। तुम्हें किसी भी तरह से चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने में भले ही तुम दोनों आगे हो, लेकिन पीछे से हम सबका तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। इस बात पर अब यहाँ पर गुस्से से देवराज गुलेरिया अब उन्हें ही देख रहे थे, और वो उन्हें देख कर कहते हैं, तुम तो तब भी थे ना जब उस किंग ने मुझे अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर यशपाल ने उसे कहा कि हम पीछे तुम्हारे रहेंगे, तो अब यहाँ पर देवराज को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात पर कि जब किंग ने उसे किडनैप किया था तो तब यशपाल अग्रवाल ने उसे क्यों नहीं छुड़ाया। इसलिए वो इस बात को याद दिलाते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ यशपाल, तुम दुनिया के सामने अपनी इमेज को कभी भी खराब नहीं करोगे।
क्योंकि दुनिया के सामने तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी इमेज है, जबकि जो तुम्हारी एक्चुअल इमेज तो कुछ हो रही है। इसलिए तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। इधर यहाँ पर देवराज की ये बात सुनते ही अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम्हें क्या पता देवराज, मेरी इस इमेज की वजह से ही उस किंग के हाथ अब तक मेरे गर्दन तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि अगर मेरी इमेज इतनी अच्छी नहीं रही होती तो अब तक तो उसके हाथ मेरी गर्दन तक भी पहुंच जाते, और जो हाल तुम लोगों का हुआ वो मेरा भी हो सकता था। लेकिन मैं अभी तक इसीलिए ही बचा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी इस अच्छी इमेज के कारण। इधर यहाँ पर यशपाल की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें बड़ा चालाक इंसान तुमसे बड़ा चालाक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। सच में मानना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम तो खुद को बचाने के लिए किसी को भी अपने सामने ला सकते हो। इधर देवराज की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, तुम्हें भी तो मैंने कहा था ना कि अपने बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लो, लेकिन नहीं, तुमसे ये काम भी नहीं हुआ। अरे अगर तुम उस काम को कर लेते तो आज हमारे लिए ये सब इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा काम तुम्हारे बच्चों के ऊपर ही था। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब उन्हें गुस्से में देखते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद कर लो यशपाल, वरना अब क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यशपाल ने उसे अपने बच्चों को काबू करने के लिए कहा तो इधर देवराज अपनी इस नाकामी के ऊपर अब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, और वो सीधा अब यहाँ पर यशपाल को वार्निंग दे देते हैं। इधर यहाँ पर देवराज की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, इस तरह से मुझे धमकियां देने से कुछ भी नहीं होगा देवराज, जाकर अपना काम करो। अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम ये सारा गुस्सा, ये सारी ताकत अपने काम पर लगाओ। ये गुस्सा कल दिखाना उस फ्लावर आइलैंड पर। और हाँ, याद रखो, अगर 30 साल पहले तुम्हारे साथ उस जंग में मैं ना होते हुए भी तुम्हारे लिए ही काम कर रहा था। उस किंग ने तुम्हें जान से नहीं मारा, क्योंकि उस तोते की जान मेरी मुट्ठी में थी। अब यहाँ पर यशपाल की ये बात सुनते ही देवराज गुलेरिया अब यहाँ पर अब अपने मन में ही कहते हैं, काश मैं इसे बात बता पाता कि वो किंग क्या किस हद तक सोच सकता है, क्योंकि अभी इसे भी उस किंग के बारे में इतना नहीं पता है, क्योंकि मैंने उस किंग की वो हकीकत देखी है। ये सोचकर अब देवराज गुलेरिया, क्योंकि अब किंग के बारे में वो यशपाल को कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए अब वो यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ देवराज गुलेरिया अब वहाँ से निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में इधर आकांक्षा यानी कि किंग की स्टैचू अभी आयशा मारवा से कहती है, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं। इधर आकांक्षा की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे तुम बताओ, अब तक कहाँ पर थी तुम काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आई हो, इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी और क्या कर रही थी। ये सुनते ही यहाँ पर आकांक्षा कहती हैं, वो क्या है ना कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं किंग को लेकर वहीं पर ही आती हूँ। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर आयशा कहती है, ठीक है फिर तुम जाओ, मैं भी बस अभी आती हूँ। इधर आयशा की ये बात सुनते ही आकांक्षा वहाँ से जाने लगती है, तो वहीं इधर अपने रूम में चेयर पर बैठे हुए किंग को बस रोहित के आने का ही इंतज़ार था। वो बस अब यही सोच रहे थे कि आखिर रोहित को होश कब आएगा और कब वो उसके पास आएगा। इधर कुछ ही देर के बाद अब उनके लैब का दरवाज़ा खुला। जैसे ही उनके लैब का दरवाज़ा खुला तो सामने रोहित को खड़ा देखकर अब किंग की नज़र जब फिर से उसके बालों पर गई, तो अब यहाँ पर किंग कहते हैं, अब तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो रोहित। इधर ये सुनते ही यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, इस काम के लिए आपको इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपने इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया। रोहित की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर किंग कहता है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी नानी माँ जिंदा है। क्योंकि यहाँ पर किंग के दिमाग में तो यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर ही इस बात को डाल गए थे, जिसके बाद से ही किंग को लग रहा था कि रोहित को ज़रूर उसकी नानी माँ के बारे में पता है।
इसलिए वो यहाँ पर रोहित के ठीक होने के बाद, क्योंकि उस केमिकल की वजह से रोहित के बालों से वो डायमंड केमिकल अब उतर गया था, जिससे अब किंग यहाँ पर खुलकर उससे बात कर सकते थे। इसलिए वो यहाँ पर सीधे सीधे अनंता के बारे में सवाल पूछते हैं। इधर किंग का अचानक से ये सवाल सुनकर तो मानो रोहित के एकदम से ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोहित ने इस सवाल की तो उम्मीद ही नहीं की थी कि एक दिन उसके नाना जी उससे उसकी नानी माँ के बारे में ही पूछेंगे। और इसलिए अब वो यहाँ पर काफ़ी हैरानी के बाद अब किंग से हैरानी में ही कहते हैं, आप इस तरह से मुझे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि मैं 10 साल का था, तभी नानी माँ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो आप भला ये ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? भला मुझे इसके बारे में क्या पता होगा, क्योंकि जब उनकी डेथ हो गई है तो वो कैसे जिंदा हो सकती है। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ओ अच्छा, अब तुम मुझे ये सारी बातें बताओगे? हाँ। और ये कहते हुए ही किंग अब रोहित के ऊपर अब सीधा सीधा ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि किंग को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। किंग ने सोचा था कि शायद रोहित उसके इस सवाल का सीधा सीधा ही जवाब देंगे। तो वहीं जैसे ही अब गुस्से में आकर किंग रोहित के ऊपर अटैक करते हैं, तो वहीं रोहित भी अब किंग के इस अटैक का तेज डिफेंड करता है और अब वो उनके अटैक को वहीं पर बीच में ही रोक देता है। और अब किंग के अटैक को रोकते हुए अब रोहित कहता है, आप मेरे साथ फाइट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई बात करनी है तो वो आप आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फाइट करने का मैं क्या मतलब समझूं? इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, क्योंकि तुम एक नंबर के नालायक हो। तुमने मुझे ये सच पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी नानी अब अनिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अनिका के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। और काश तुम ये बात मुझे और भी पहले बताते। इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ। इधर किंग की इस बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, आपको कैसे पता है कि नानी माँ जिंदा है? आपके मन में ये सवाल कैसे आया? क्या आपने नानी माँ को देखा है? इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, मैं तुम्हारा नाना हूँ, मेरी नज़र हर किसी पर ही होती है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस अवार्ड फंक्शन की रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे उस फंक्शन के बारे में सब कुछ जानना है। इधर किंग की इस बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, पहले आप मुझे बताइए कि पापा के ऊपर जो अटैक कर रहा था वो कौन था? वैसे अब पापा कैसे हैं? क्योंकि मुझे भी पापा के बारे में सब कुछ जानना है। रोहित की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, वो राजीव गुलेरिया के पैलेस में हैं। तुम चाहो तो अपने पापा से मिल सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि इसके बाद होने को कुछ भी हो सकता है। किंग की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, राहुल का क्या रहा? राहुल ठीक तो है ना? क्या राहुल के हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब बूढ़े किंग कहते हैं, लगता है अवंतिका के बनाए उस आइलैंड पर जंग होने वाली है, इसलिए ये सब छोड़ो और जाकर रानी साहिबा के साथ मिलकर इस जंग की तैयारी करो, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त बहुत ही कम है। एक तरफ जहाँ हम इस फूल को पाना चाहते हैं, तो वहीं दुश्मन भी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे उस फूल को पाने की। इसलिए अब इन सब बातों में अपना वक्त जाया मत करो, तुम लोगों के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए रानी साहिबा की मदद करो। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि अनिका कहाँ है? अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम अपने पैलेस में जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है फिर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वैसे जाने से पहले मुझे अपनी माँ से मिलना है, काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे मेरी माँ से मिले हुए, इसलिए सोचा जब मैं यहाँ पर हूँ तो एक बार अपनी माँ से भी मिल लेता हूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, चलो, और वैसे भी लंच का टाइम हो गया है तो लंच भी कर लेते हैं और तुम अपनी माँ से भी मिल सकते हो। और ये कहते हुए ही वो दोनों अब यहाँ पर फोर्थ फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं।
इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों वहां पर फोर्थ फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर आयशा मारवा उन्हीं के ही आने का इंतजार कर रही थी। इधर क्योंकि आयशा को नहीं पता था रोहित के बारे में, इसलिए सामने खड़े रोहित को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, तुम रोहित ही हो ना, या ये भी कोई मेरे लिए कोई दूसरा बहरूपिया है। अब आयशा की ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब रोहित कहता है, घबराइए मत माँ, मैं आपका रोहित ही हूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा अब रोहित के पास जाती है और उसे हक कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर रोहित के होने की उम्मीद आयशा मारवा ने बिल्कुल भी नहीं की थी। और इस तरह से अचानक रोहित को देखकर आयशा भी यही सोचती है कि ये सच में रोहित है या उसका मुखौटा लगाया हुआ कोई और इंसान, क्योंकि यहाँ पर किंग खुद भी एक मुखौटे में ही रहते थे। इसलिए अब जैसे ही वो यहाँ पर रोहित को हक करती है तो आयशा मारवा अब अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और रोहित को हक करते हुए अब वो यहाँ पर रोने लगती है। इधर अपनी माँ को ऐसे इमोशनल होता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, माँ आप प्लीज शांत हो जाइए, देखिए मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि रोहित को ये लग रहा था कि उसकी माँ उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई है। इधर रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती हैं, वो तीन कहाँ पर था तू? हाँ, कितने समय के बाद तू यहाँ पर आया है? अरे कितना ढूंढा था तुझे। हाँ, ये सुनते ही रोहित कहता है, माँ अब मैं ठीक हूँ और आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि आयशा मारवा को अचानक से वो पल याद आ जाते हैं जब अनिका स्वाति मल्होत्रा आयशा मारवा किंग ये सभी रोहित को ढूंढ रहे थे। तो अब यहाँ पर अब रोहित इस बात के ऊपर अब कहता है, आप चिंता मत कीजिए, देखिए आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और देखो मैं राहुल को भी कुछ नहीं होने दूंगा, राहुल भी अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा अपने आंसुओं को पोंछती है और अब कहती है, बेटा तेरे पापा कहाँ पर हैं? मुझे तेरे पापा की काफ़ी चिंता हो रही है। अरे मैं कब से उनके फ़ोन को ट्राई कर रही हूँ और एक वो है कि वो मेरे फ़ोन पर बात करना तो दूर, वो मेरे फ़ोन को उठा भी नहीं रहे हैं, इवन उठाना भी दूर, वो तो मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया है लेकिन मेरी तेरे पापा से कोई बात ही नहीं हो पा रही। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब रोहित किंग की तरफ देखने लगता है, तो वहीं अब किंग नाम में अपनी गर्दन को हिलाता है, क्योंकि रोहित किंग की तरफ इसलिए ये जानने के लिए देखता है कि क्या सच में माँ को पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर रोहित के इशारे को समझकर अब किंग भी अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हैं, जिसका मतलब ये था कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और आयशा के लिए यही ठीक होगा कि उसे धनंजय के बारे में कुछ भी पता ना हो कि पिछले कई महीने से धनंजय की कैसी हालत थी। इधर किंग के इशारे को समझकर अब रोहित कहता है, माँ आपको तो पता है ना कि पापा के ऊपर राजमहल की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उन सभी चीज़ों में बिजी है, क्योंकि अब रोहित यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करता है। इधर रोहित के मुंह से ये शब्द सुनते ही आयशा कहती है, कुछ ज़्यादा ही बिजी है ना तुम्हारे पापा रोहित। हाँ, या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो पहले भी तो थी ना उनके कंधों पर, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अब उसके पास अपने परिवार के पास कॉल करने का भी समय नहीं। इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग बात को टालते हुए कहते हैं, अगर माँ बेटे का मिलना हो गया हो तो खाना खा लें, क्योंकि किंग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसे धनंजय के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए वो यहाँ पर अब इस बात को आयशा भूले, इसलिए वो सीधे बीच में ही बोल पड़ते हैं। इधर किंग की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, हाँ वो आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, देखो मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ, तुम्हें अभी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम ये सोच रही हो आयशा कि तुम मेरी पसंद की डिश बनाकर तुम मुझे ये रिश्वत देकर यहाँ से चली जाओगी, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। और वैसे भी ये नालायक है ना, वो तुम्हारी बात धनंजय से करवा देगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस धनंजय के लिए ही यहाँ से जाना चाहती हो ना। अब तुम ये खबर अपने इस नालायक बेटे को दे सकती हो
किंग की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रोहित एक पल के लिए तो किंग की तरफ देखता है, क्योंकि बार बार वो नालायक शब्द सुनकर अब रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो रोहित कहता है, आप मेरी तारीफ कभी कभी करें, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि सच में आपको तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा नालायक लगता हूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुमने ऐसा कोई काम भी तो नहीं किया है ना जिसकी वजह से मैं तुम्हारे तारीफों के पुल बांधूं, क्योंकि तारीफों के पुल बंधवाने के लिए तारीफों वाला काम भी तो करना पड़ता है। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इधर किंग की ये बात सुनते ही यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, अरे अभी तो आया है मेरा बेटा, और आप इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको मेरे बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? हाँ, आप ऐसा मेरे बच्चे से कैसे कह सकते हैं? इधर आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम्हारे बच्चे ने कौन से तीर मारे हैं? हाँ आयशा, बताओ मुझे। इधर किंग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है चला जाऊंगा मैं। और ये कहते हुए रोहित अब यहाँ पर अब अपने मील को जल्दी से फिनिश करने में लग जाता है। और अब वो यहाँ पर कहता है, मुझे पता है आपको मुझसे काफ़ी जलन हो रही है, क्योंकि माँ आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए आप यहाँ पर मेरी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब किंग को सच में ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रोहित ने ये बात जानबूझकर किंग को कही थी, क्योंकि किंग जिस तरह से बार बार रोहित को नालायक कह रहा था, तो उसी बदले में रोहित ने यहाँ पर किंग को जेलस फील कराने के लिए ये शब्द कहे। लेकिन सच में इन शब्दों की वजह से तो अब किंग और भी गुस्सा हो जाते हैं, और अब वो रोहित को ही देखने लगते हैं। तो वहीं रोहित ये सब कहने के बाद काफ़ी रिलैक्स होकर अब अपने मील को एंजॉय करने लग जाता है।